हाय दिस एम डी समीम, सेकेंड ऑफ MBA स्टूडेंट। तो देखो यार, नीट का सिर्फ 5 महीना बाकी है एंड 5 महीने सुन के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हार्ट रेट बढ़ गया होगा, क्योंकि कईयों का टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा, किसी का सिलेबस बाकी है, किसी का रिवीजन प्रॉपरली नहीं हो रहा। एंड इस टाइम पे मेरा भी सिलेबस बाकी था, तो मैं इस टाइम पे क्या क्या किया था एंड अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इस टाइम पे कैसे जीरो से स्टार्ट करें, तो हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखें। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि वीडियो में मैं जो बताऊँगा उसे आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ, आपको डॉक्टर क्यों बनना है? वाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर? आपको नीट क्लियर क्यों करना है? इससे आपको एक प्रॉपर सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलेगा। अब चाहे जितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई काम का नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका इनर मोटिवेशन स्टिमुलेट हो। अपने आप से पूछो कि क्या तुम नीट क्लियर कर सकते हो? अगर तुम आज से शिद्दत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करोगे, क्या तुम नीट क्लियर नहीं कर पाओगे? आई एम श्योर कि तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रहा है, येस आई कैन। चलो पहला चीज़ टाइम टेबल पे बात करते हैं। टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल। कोई भी रोबोट की तरह टाइम टेबल नहीं बनाएगा। अगर आप 11 बजे सो के सुबह 7 बजे उठते हो तो इट्स ओके। अगर आप रात 2 बजे सो के सुबह 10 बजे उठते हो तो भी इट्स ओके। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको 7 से 8 आवर का स्लीपिंग टाइम अलॉटेड रखना है। एंड उससे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी स्लीपिंग टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आपको डेली 7 से 8 आवर का स्लीप लेना है। अगर आप स्लीपिंग टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपका एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी दोनों डाउन होगा, इससे आपका प्रॉब्लम होगा। तो 24 आवर्स में से 8 आवर्स फॉर स्लीप एंड 2 आवर्स फॉर एक्स्ट्रा डेली एक्टिविटीज़, तो आपके हाथ में रहता है 14 आवर्स। उन 14 आवर्स में से आपको 12 आवर्स तो पढ़ना है। 12 आवर्स को आपको 3 आवर्स के स्लॉट में डिवाइड करना है, लाइक 3 आवर्स फॉर बायो, 3 आवर्स फॉर केम, 3 आवर्स फॉर फिजिक्स। देन सेट T इक्वल टू 0। आपके पास्ट में जो जो बैड मेमोरीज हो सबको डिलीट कर दो, सबको भूल जाओ। आप चैप्टर्स का लिस्ट बनाओ, फिजिक्स का ये चैप्टर, केम का ये चैप्टर, बायो का ये चैप्टर, एंड उन चैप्टर्स को डिवाइड करो टफ, मॉडरेट और इजी लेवल पे। एंड टफ के स्लॉट में आपको वो चैप्टर्स रखना पड़ेगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, एंड वो चैप्टर्स भी रखना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉपर हो तो लास्ट या नीट में जो जो क्वेश्चन में आप गलत करके आए हो वो चैप्टर्स को टफ के स्लॉट में रखना है। टफ चैप्टर्स को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, राइट? अब बात आती है कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना चाहिए। आप एक माइंडसेट लेके चलिए कि फेब तक एक बार रफली एटलीस्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद 2 मंथ, मार्च एंड अप्रैल इज़ फॉर रिविजन। 2 मंथ्स आर एनफ फॉर रिविजन। ट्राई टू मेक योर प्रेजेंट प्रोडक्टिव। आप पास्ट में जो भी किया है उसे भूल जाइए, एंड अगर आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि नीट में क्या होगा, तो दैट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल। उससे आपका एंजाइटी बढ़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप अपने प्रेजेंट को प्रोडक्टिव बनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें। प्रेजेंट को बेहतर बनाएंगे, डेफिनेटली आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। आप टू डू लिस्ट बनाइए, उसे प्रॉपरली फॉलो कीजिए। वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग चैप्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अब सोचो कि आपका फिजिक्स में कौन सा चैप्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है। सपोज आपका इलेक्ट्रोस्टैट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो देखिए वो स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं। लाइक पहले आपने लेक्चर देखा, उसके बाद नोट्स, उसके बाद DPP, उसके बाद टेस्ट। तो उन चीज़ों को आप वीक चैप्टर्स पे अप्लाई कीजिए, तो डेफिनेटली आपका वीक चैप्टर स्ट्रॉन्ग चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी मैं एक थंब रूल बता देता हूँ कि क्या कैसे कोई चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाए। तो पहले उस चैप्टर का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। लेक्चर देखते वक्त आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। देन उसका DPP एंड MCQ सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड आपका कोई चैप्टर वीक क्यों होता है, कभी सोचा है आपने क्यों वीक होता है? आप उस पर टाइम नहीं देते हो। अगर आप उस पर टाइम दोगे तो डेफिनेटली वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर में कन्वर्ट होगा। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी हो रहा है, सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? इस टाइम पे आपको एक NCERT बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो फालतू मॉड्यूल वाला टेस्ट सीरीज आता है वो ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको NCERT बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है? तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? इससे आपको एग्जाम लाइक एक इन्वायरमेंट मिलेगा, एग्जाम का फील मिलेगा। आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, वीक चैप्टर्स को ढूंढ के उसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर में कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा, एंड वेमर फील करने का भी आदत लग जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिलेबस कंप्लीशन को लेके कंफ्यूज हो तो आप ब्लाइंडली टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। सपोज टेस्ट सीरीज में संडे 20 चैप्टर आने वाला है, तो आप ट्राई करें कि उस 20 चैप्टर को अच्छे से करके जाए। अगर 20 ना हो पाए तो 10 करके जाए, लेकिन सॉलिड तरीके से करके जाए। ऐसे करके जाए कि उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, टेस्ट का मार्क्स से आपको डिमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन उनके मॉड्यूल में से होता है जो कि कोई काम का नहीं होता है। तो आप उसके मार्क्स से डिमोटिवेट मत होइए। तो बेहतर होगा कि आप वही टेस्ट सीरीज़ चुनिए जिनमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहे, ठीक है?
एंड टेस्ट में जो मार्क्स आता है उससे लगभग 100 मार्क्स ज़्यादा आता है नीट में। ये मेरे साथ हुआ था एंड काफ़ी सारे लोगों के साथ भी होता है। टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उससे 100 मार्क्स नीट में ज़्यादा आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि आप मॉड्यूल पढ़ के टेस्ट में अच्छा करना चाहते हो या नीट में सिलेक्शन चाहते हो? अगर आप नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंपॉर्टेंट बुक्स बता देता हूँ। फॉर बायोलॉजी आपको सिर्फ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। एंड बायो की एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो मैं एक टारगेट बता देता हूँ कि हर एक चैप्टर को आपको अभी से नीट तक मिनिमम 20 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो आप कैसे पढ़े, तो एनसीईआरटी रिवाइज़ करने का सही तरीका बताता हूँ। तो एनसीईआरटी को वैसे नहीं पढ़ते कि शुरू से लास्ट तक रिवाइज़ करने बैठे, वैसा नहीं। सपोज एक बार में 2 चैप्टर रिवाइज़ करें एंड 2 चैप्टर रिवाइज़ करने के बाद चैप्टर के ऊपर मार्किंग लगा दीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप उस चैप्टर को कितना बार पढ़े। सपोज एक बार पढ़े तो ऊपर +1 लिख दीजिए। तो ऐसे करके हर एक चैप्टर को आपको 20 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। हर एक चैप्टर को हम 20 टाइम्स पढ़ सकेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो हम अपना फेवरेट चैप्टर्स को पढ़ के छोड़ देते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक में कम्प्लीटली आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा एंड ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का 2-3 रीडिंग तो मस्ट है एंड उसके साथ साथ आपको नोट्स भी पढ़ना पड़ेगा। एंड फिजिकल में आपका नोट्स एंड आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है, बात आती है फिजिक्स का एनसीईआरटी कब पढ़े। फिजिक्स का एनसीईआरटी एकदम लास्ट में पढ़ना चाहिए, जब आपको लगे कि हाँ नोट्स अच्छे से हो गया, सब पॉइंट्स याद है, उसके बाद ही फिजिक्स का एनसीईआरटी उठाएं। ना भी उठाए तो भी चलेगा, अगर आप उठाए तो सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड ब्लू बॉक्सेस करके चले जाए, दैट इज़ इनफ फॉर नीट। एंड इसके साथ साथ आपको प्रॉपरली डाउट्स क्लियर करते हुए चलना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आपको हर रोज़ पढ़ाई करना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कुछ दिन आपको लगेगा कि यार आज नहीं हो रहा है, लो फील होगा, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड कुछ दिन बहुत जोश रहेगा कि आज सब पढ़ डालेंगे, फोड़ देंगे एकदम। तो आपको डेली रेगुलर पढ़ाई करना है एंड इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, जितना हो सके टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हो। एंड इस वीडियो के एंड में मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज से नीट 2023 तक, इनफैक्ट उसके बाद भी मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगा। आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए मुझे बोलिए, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बोलिए, मैं पूरा हेल्प करूँगा। अब नीट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बोलिए, आई विल हेल्प यू। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को भी एक प्रॉमिस करना है कि यू विल क्रैक नीट 2023 एंड कमेंट में लिख दीजिए कि आई विल क्रैक नीट 2023। ऑल द बेस्ट।